हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सामान्य ज्ञान का यूपी पुलिस सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है जून 2018 का। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है कजरी। कौन सा? कजरी। तो कजरी जो है वो एक लोकगीत है। ये क्या है? एक लोकगीत है। और ये सावन के महीने में, कब बच्चों? सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला ये एक लोकगीत है। और रसिया, बी ऑप्शन क्या है? रसिया। तो रसिया क्या? ये भी एक लोकगीत है। ये क्या है? ये भी एक लोकगीत है। और ये कहाँ का है? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो भगवान कृष्ण की उपासना से है। रसिया का संबंध जो है जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना से है। और ये कहाँ गाया जाता है? तो रसिया जो लोकगीत है वो ब्रजभूमि का ये प्रमुख लोकगीत है। रसिया कहाँ का है? ब्रजभूमि का ये प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट है हमारा चैती। क्या? चैती। तो जो चैती जो है ये भी एक लोकगीत है। और ये कहाँ का है? और ये गाया कब जाता है? ये फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर, चैती जो है ये फाल्गुन की पूर्णिमा से लेकर चैत्र की पूर्णिमा तक गाया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा तक ये गाया जाता है, उसके दौरान ये गाया जाता है। और इसमें जो अभिव्यक्ति होती है वो प्रेम, किसकी? इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और ये कहाँ? ये अवधी एवं भोजपुरी क्षेत्र का है। कहाँ का ये लोकगीत है? अवधी एवं भोजपुरी। कहाँ का? अवधी एवं भोजपुरी का ये लोकगीत है। नेक्स्ट ऑप्शन है बिरहा। तो बिरहा ये कहाँ का है? ये पूर्वांचल का है। बिरहा जो है वो पूर्वांचल में गाया जाने वाला ये प्रमुख एक लोकगीत है, पूर्वांचल। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देव मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रसिद्ध सूफी संत जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स अवसर पर जो हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रतिवर्ष बाराबंकी देव मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर, जिसे हम देवा शरीफ मेला के नाम से भी जानते हैं। और इसे किस नाम से भी जानते हैं? देवा शरीफ मेला के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है तीसरा। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रह अनिवार्य कर दिया जाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किस राज्य में? तो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट, यानी तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी घरों में, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रह वर्ष 2003 से अनिवार्य कर दिया गया। कब से? 2003 से वहाँ अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल तरीका है जहाँ छतों पर टैंक के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है बच्चों। और यह विधि भूमिगत जल संभरण में सहायक होती है। और ये भूमिगत जल संभरण यानी इकट्ठा करने में भी सहायता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को, यानी मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि यानी झूम कृषि को किस नाम से कहते हैं? मतलब झूम कृषि को और किस नाम से भी कहते हैं? तो वहाँ पे जो कहते हैं, इसके दो ऑप्शन और हैं। सी में है दहिया
और डी ऑप्शन में है क्रुआ, दहिया क्रुआ। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, यानी क्या कहते हैं, दहिया इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया, मैंने शायद आपको इधर दे दिए होंगे, तो इसके दो ऑप्शन ये रहे। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मैंने अभी आपको बताया। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया के नाम से भी जानते हैं और इसके अन्य नाम भी हैं। दहिया जैसे बेवार, दूसरा नाम क्या है, बेवार नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। और इस पद्धति में पहले भूमि के वन को, यानी कि ये झूम खेती कब की जाती है, वहाँ झूम खेती करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि जो वहाँ पे वन एरिया होता है तो उस वन एरिया को जलाकर और जलाने के बाद उसे साफ कर दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है, उसे ही हम झूम खेती कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 5, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफिया के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है। तो इनकी कौन सी पुस्तक जो उनके गानों से संबंधित है, तो वो है किताब ए नवरस। क्या, किताब ए नवरस, यानी हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो किताब ए नवरस नामक जो पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, किसने, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने, और इन्होंने दक्खनी भाषा में इस किताब का उल्लेख किया है। इसमें 59 कविताएं और 17 दोहों का संग्रह है। इसमें कितनी, 59 इसमें कविताएं हैं और दोहा कितने, 17 दोहे हैं इस पुस्तक के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 6, कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के यानी कि डैश के समान होता है। तो कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलापना के समान होता है। किसके समान होता है, तो इसमें भी आलापना, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। संगीत के समय पर जो आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहा जाता है, यानी कि संगीत के समय जो एक निश्चित वहाँ का जो ढांचा होता है उस संगीत का, तो उसको हम क्या कहते हैं, ताल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तारे के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो भारतीय वैज्ञानिक वो कौन थे, सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन ने अपनी जो पहली यूरोपीय यात्रा वर्ष 1921 में, कब, 1921 में इंग्लैंड स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सम्मेलन के अवसर पर की थी उन्होंने। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रकाशिकी एवं ध्वनिकी पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर प्रतियोगिता प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। तो किसने किया था, सीवी रमन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो डैश में हमें भरना है एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो वो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, फावड़ा। फावड़ा एक ऐसी वस्तु है, यानी कि एक साधारण ये उपकरण है जिसका प्रयोग हम जंगली घास को हटाने में, मिट्टी को ढीला करने में और गड्ढे खोदने में, कई तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। रहट और ढेकली और मोट, ये कैसे हैं, ये तीनों सिंचाई के उपकरण हैं। किसके, रहट और मोट और ढेकली, ये सिंचाई के उपकरण हैं। इन उपकरणों का जो प्रयोग है वो आधुनिक सिंचाई यंत्रों के विकास से पूर्व किया जाता था, यानी कि अब आधुनिक जो यंत्र आ गए हमारे, जो भी, उनसे पहले इनका प्रयोग किया जाता था। किसका, रहट, मोट और ढेकली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो मानव रोग जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं तो उसका नाम क्या है, तो वो है आर्द्र ज्वर। क्या है, आर्द्र ज्वर। चलिए थोड़ा इसके बारे में सही से डिस्कस कर लेते हैं। तो साल्मोना टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है। साल्मोना टाइफी क्या है,
एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर हो जाता है। कौन सा? टाइफाइड ज्वर हो जाता है। और यह जीवाणु आमतौर पर प्रदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और वहाँ से रक्त। तो जो आंत्र ज्वर होता है वो हमारे कैसे होता है? प्रदूषित भोजन, प्रदूषित पानी से होता है। और ये जैसे ही हमारे शरीर प्रवेश छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ से ये हमारे रक्त में जैसे ही जाता है, रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुँच जाता है। और इस रोग के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं? लगातार उच्च ज्वर आना, क्या? लगातार हमें बुखार आना, तेज़ी से फीवर आना, कमज़ोर हो जाना और सिर दर्द होना, सिर दर्द, भूख ना लगना, ये इसके लक्षण होते हैं इस ज्वर के। तो टाइफाइड ज्वर की पुष्टि, और अगर हम टाइफाइड का अगर हम परीक्षण कराते हैं तो किससे? बिडाल टेस्ट होता है। उसका क्या होता है? बिडाल टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा मतलब टाइफाइड है, क्या है, पता चल जाता है हमें इससे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 10। प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? यानी ऐसा कौन सा दक्षिणी अमेरिका का देश है जो 2000 में पानी आपूर्ति के कारण पानी युद्ध हुआ था? तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी बोलिविया में ये पानी के कारण। ये बोलिविया एक क्या है? लैटिनिक अमेरिकी देश है। बोलिविया क्या है? ये एक लैटिनिक, सही से, ये एक लैटिनिक लैटिन अमेरिकी देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जल पूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया। यानी कि यहाँ की विश्व बैंक ने यहाँ की जो सरकार थी उस पर नगर पालिका द्वारा जो भी किया जा रहा था जल पूर्ति, उस पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, जिसने पानी की कीमत में 4 गुना, मतलब कि जब उन्होंने ये बेच दिया तो पानी की कीमत में उन्होंने 4 गुना वृद्धि कर दी। इसी को लेकर यहाँ पर वर्ष 2000 में आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे बोलिविया जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बोलिविया जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर है हमारा प्रश्न। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CHRI एवं स्वतंत्र गैर पक्षपात जो पूर्ण गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? नई दिल्ली यानी भारत में स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रमंडल के सदस्यों द्वारा वर्ष 1987 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1987 में राष्ट्रमंडल के सदस्यों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? यानी कि जब प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ग्रहण कर दी, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर आ गए, उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम वो किस विदेशी देश में गए थे? तो वो कहाँ गए थे? भूटान। कहाँ? भूटान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद कब गए ये? 15 जून 2014 को अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान पहुँचे। कहाँ पहुँचे? भूटान। उनकी प्रथम विदेशी यात्रा विकास एवं सहयोग और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित होगी, और उसको अधिक बनाने पर केंद्रित होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? यानी कि अपना भारतीय देश जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है तो वो है नेपाल। क्या है? नेपाल। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है।
नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश यूपी से लगती है। नेपाल के साथ और भी सीमा साझा करने वाले अन्य राज्य हैं जो हैं उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये अन्य राज्य भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो भीमस्टेक एक प्रश्न है 14। भीमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ढाका में है। चलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? BIMS। तो बी से बे ऑफ बंगाल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई से इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक साथ बोल देते। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जिसका मुख्यालय ढाका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। इसकी जो स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत, इसकी स्थापना कहाँ हुई? बैंकॉक के घोषणा पत्र के तहत 6 जून 1997 को हुई थी। और इस संगठन में भारत सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं इस संगठन में। प्रारंभ में यह 4 देशों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड आर्थिक सहयोग पर यह आधारित संगठन था। संगठन का जो स्थायी कार्यालय है वो कहाँ है? ढाका में स्थापित किया गया। इस संगठन का जो स्थायी कार्यालय वो ढाका में स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जो आंसर है वो है डी, करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 15। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो वो शामली को शामिल किया गया है। किसको? राष्ट्रीय राजधानी यानी NCR के 23वें जिले के रूप में शामली को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन संपूर्ण दिल्ली तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में शामिल करके NCR प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8, राजस्थान के 2 एवं हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने? 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले, हरियाणा के 13 जिले इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। माल और सेवाएं कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया? तो राज्य और GST पर जो संसदीय संशोधन को राज्य सर्वप्रथम अनुमोदन किया था असम ने 12 अगस्त 2016 को असम देश का पहला राज्य हो गया जिसने माल और सेवा कर पर संसदीय संशोधन बिल अनुमोदित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे, जो 750 से 770 ईसा पूर्व का 750 से इन्होंने 770 ईसा इनकी स्थापना हुई थी। गोपाल के पश्चात उनका पुत्र जो था धर्मपाल वो शासक बना। इनके बाद में इनका पुत्र जो हुआ धर्मपाल उसने शासन किया। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 18वां।
ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे रोपड़ खेती के नाम से जानते हैं। रोपड़ खेती वाणिज्यिक खेती का एक रूप है। ये रोपड़ जो खेती है वो एक वाणिज्यिक खेती का एक रूप है जहाँ फसलों को लाभ के लिए उगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर फसलों को लाभ के लिए, वाणिज्य जितनी खेती होती है तो इनको लाभ के लिए उगाया। इस प्रकार की कृषि के लिए बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। रोपड़ वाली जो भी फसल होती है, रोपड़ खेती के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है इसी कृषि करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या है 19। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये ऊपर से देखने पर ये हमें नीला दिखाई, इसलिए जल की वजह से दिखाई देता है। पृथ्वी को इस कारण नीला ग्रह भी, इसलिए पृथ्वी को इस कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी को हम इस कारण क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण ये सौरमंडल का ये एक अकेला ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर क्या जीवन पाया जाता है? हमारे टोटल ग्रह पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में है। पृथ्वी किस शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा है? पृथ्वी ग्रह है। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। मंगल जो है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद ये चौथा ग्रह है। मंगल को हम क्या कहते हैं? मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह। जुपिटर यानी बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं और इस बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं जो इनकी संख्या कितनी है? 79 है। कितनी है? 79। प्लूटो वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी में बाहर कर दिया गया और ये प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी से इसको 2006 में इसको बाहर कर दिया गया। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल ग्रहों की जो संख्या है बच्चों वो है 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है तो वो क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? अक्रिय गैस। क्लोरीन निष्क्रिय गैस को हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अक्रिय गैस यानी नोबल गैस, क्योंकि यह ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ना ही ग्रहण करता है। ना ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मुक्त करता है और ना ही ये ग्रहण करता है। नोबेल गैस की संख्या कितनी है? तो 7 है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। कौन कौन सी हैं? तो वो है हीलियम। अक्रिय गैस की मैं बता रही हूँ, इनकी संख्या 7 है। हीलियम, ऑर्गन, हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन और जीनॉन। क्रिप्टन, जीनॉन, रेडान, हीलियम, नियोन, हाँ नियोन रहेगी इसमें। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एवं ऑग्नेशन। और कौन सी रह गई? एक ऑग्नेशन। तो ये जो 7 गैसें हैं वो अक्रिय गैसों की संख्या में आती हैं। इसी में क्लोरीन जो है वो इसमें नहीं आती है, लेकिन क्रिप्टॉन, जीनॉन, ऑर्गन और जो मैंने आपको बताई हैं 4 वो सारी अक्रिय यानी निष्क्रिय गैस हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आपको एक में बुक्स एंड ऑथर का लेक्चर पढ़ाया है, आप हमारे इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको उसमें 2024 के बुक्स एंड ऑथर की क्लास में। तो इस क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी। कौन है? महाश्वेता देवी। राइट आंसर ए। इसमें उन्होंने किसका उल्लेख किया है? तो लेखिका ने एक आदिवासी लड़की, इसमें उन्होंने एक आदिवासी
लड़की मोइना जो एक अच्छी परंतु जिद्दी लड़की है उसका इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। उसके विषय पे एक मोनिका लड़की जो आदिवासी है जो बहुत ही जिद्दी है उसके विषय में उन्होंने इस कविता के अंतर्गत लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो वो कौन है? तो वो संपतपाल देवी गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। गुलाबी गैंग के संस्थापक जो वर्ष 2006 में संपतपाल देवी ने उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में किया था। किस जनपद में? बांदा जनपद में। उन्होंने अपने गैंग का नाम गुलाबी गैंग इसलिए रखा था नाम क्योंकि इसकी जो सदस्य केवल महिलाएं होती थी। इसकी जो सदस्य थी केवल महिलाएं ही होती थी जो गुलाबी रंग की क्या पहनती थी? साड़ियाँ पहनती थी। गुलाबी रंग की साड़ी पहनने के कारण इन्होंने इसका जो नाम रखा गुलाबी गैंग नाम रखा। ये गैंग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने की कोशिश करता है और ये जो गैंग है किसको? महिलाओं पर जो होने वाले अत्याचार हैं उसको ये रोकता है। साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए कदम भी उठाता है और ये साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए कदम भी उठाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है 23। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। अपना अलग स्थान, आला नहीं होगा, अलग स्थान। विश्व भर में उसने अपना एक स्थान बनाया है। तो किसके लिए? तो ये जो प्रसिद्ध है मुरादाबाद वो पीतल नगरी के नाम से भी हम जानते हैं और ये रामगंगा नदी के तट पर स्थित है मुरादाबाद। ये हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी के कारण मुरादाबाद को हम क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारी 24 बच्चों। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की है? तो वो सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने 19 सितंबर कब? 19 सितंबर 1893 में सभी वयस्क महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान सभी वयस्क महिलाओं को इस न्यूजीलैंड ने अनुमति प्रदान की है मतदान करने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अली बंधुओं और शौकत एवं मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन किसकी? इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। कब की? 1919 से 1922 में भारत में मुख्यतः भारतीय मुसलमानों द्वारा जो चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था खिलाफ के पद को पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना था। बस 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफ के पद को समाप्त कर दिया था और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हो गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में चलाया गया था। बहिष्कार जो आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में चलाया गया था बहिष्कार आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है। तो किसका विवरण प्रस्तुत है इसमें? तो इसमें है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 अनुच्छेद कितना? आर्टिकल 36 51 तक 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रश्न है 27। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी कहते हैं।
काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, जो कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ है, ट्रॉपिकल चरनोजेम आदि नामों से भी हम इसे जानते हैं। भारत में रेंगुर का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से ये पाई जाती हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें काली मिट्टी में क्या है, तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, और इस मिट्टी में तीव्र जल धारण की इसमें क्षमता पाई जाती है। सूखने पर ये कैसी हो जाती है? ये दरार युक्त हो जाती है। इस कारण इसे हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कह सकते हैं। और प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? बांगर। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर। प्राचीन जलोढ़ होगी तो उसे हम बांगर, और नवीन जलोढ़ होगी तो हम उसे क्या कहते हैं? खादर। बांगर एक अनउपजाऊ मृदा होती है, और जो बांगर है वो एक कैसी होती है? अनउपजाऊ मृदा होती है, यानी कि इस पर कोई फसल असल नहीं कर सकते हैं, कोई उपज नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है 28। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीक विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है, तो वो है मेरठ राज्य में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है जो लखनऊ में है। क्या लखनऊ में क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान है, वो कहाँ है? लखनऊ में अवस्थित है। जी.बी. पंत जो विश्वविद्यालय है वो भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो पंतनगर में स्थित है। कहाँ? पंतनगर में क्या स्थित है? जी.बी. पंत विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ था वो 17 नवंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ? 17 नवंबर 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 29। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत किया है, तो मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया है। गुलामी से स्वतंत्रता का इसमें विवरण प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी गुलामी या दास्ता की हालात में ना रखा जाएगा। गुलामी प्रभा और गुलामी का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो स्वयं शिक्षण प्रयोग। किसने? स्वयं शिक्षण प्रयोग, जो पुणे में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। कहाँ स्थित है ये? पुणे में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसे जुलाई 2017 में UNDP द्वारा पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2017 इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। क्या है? जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, यह दूरी मापने की इकाई है। यह दूरी मापने, प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी मापने की इकाई है, जिसे मुख्यतः लंबी दूरियां तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या इसी प्रकार की अन्य खगोलीय दूरियां को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 32। मनुष्य की आँख का रंग आँख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। मनुष्य की आँख का रंग आँख के आइरिस में स्थित जो रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को क्या कहते हैं? हम आइरस कहते हैं। आइरस किसको कहते हैं? जो मानव नेत्र की कॉर्निया होती है। क्या? मानव नेत्र की कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक एक झिल्ली के पर्दे को हम आइरस कहते हैं।
आँख का आइरस के रंग पर निर्भर, आँख का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? आइरस पर निर्भर करता है। यह पुतली के आकार को क्या करता है? और पुतली के आकार को भी क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी हैं। और ये जो पुस्तक है नील दर्पण दीन बंधु मित्र द्वारा रचित, ये क्या है? एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को क्षेत्री कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। क्या था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। उसने ही इसका जो बृहद्रथ की जो हत्या की थी वो इसके सेनापति ने कर दी थी। उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। वर्तमान के प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का जो आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अवस्थित है। महर्षि जमदग्नि परशुराम के पिता थे। महर्षि जो जमदग्नि थे वो किसके पिता थे? वो परशुराम के पिता थे। उल्लेखनीय है कि बंगाल के गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड, इनका जो मकबरा है वो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, गाजीपुर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? रघुपति साय। रघुपति साय को हम फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 में 96 को हुआ था। तो बच्चों हमारे इस पेपर के सारे प्रश्न लग चुके हैं, सारे मैंने सॉल्व कर लिए हैं आसानी से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही हम आगे लगातार जितने भी इसके प्रैक्टिस सेट बचे हुए प्रीवियस ईयर के पेपर वो सारे सॉल्व कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।